तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली ओम लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओम लॉ आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के हर पेपर में कम से कम अगर ओम लॉ ना आए तो इसकी लिमिटेशंस ज़रूर पूछते हैं। ओम लॉ की लिमिटेशन, अगर लिमिटेशन ना आए तो ओम लॉ की जो ग्राफ्स वगैरह हैं आगे, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, इनके ग्राफ लाजमी पूछते हैं। तो मतलब या ओम लॉ पूछेंगे या फिर मेरे बच्चों या फिर लिमिटेशंस पूछेंगे पेपर्स के अंदर, सेक्शन बी के अंदर, या फिर इसके ग्राफ्स पूछे जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से एक न एक हर पेपर में दिया रहता है, तो आपने मतलब यहाँ से मार्क्स उठा सकते हैं इस टॉपिक को समझते हुए। तो यहाँ शुरू में हम इससे पहले चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, ख़ास तौर पर करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। तो ये चैप्टर के लिए आपको थोड़ी बेसिक जानना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप में से कोई नए बच्चे आए हैं तो वाकई वहाँ दे सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर ख़ास तौर पर आपको एक अलग तरह से मैं फ्लेवर डालूंगा ताकि आपको एक अलग तरह की मतलब फील आएगी। ये ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं, अक्सर पूछते हैं कि भाई ये फिलामेंट बल्ब का ग्राफ क्यों कर्व होता है, या पूछते हैं कि ये जो थर्मिस्टर है इसका ग्राफ कर्व क्यों होता है, इसकी रीजंस क्या है। तो हम इन रीजंस को विद वैल्यूज़ के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसके एक एक रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो ओम लॉ है ये हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम खाली पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इनके बीच का रिलेशन बताता है कि कैसे। अब देखो पोटेंशियल कहाँ पे होता है, आपको ये बात तो पता है ना, कहीं पे बैटरी लगा लो या सेल लगा लो तो सेल और बैटरी के अंदर पोटेंशियल होता है या ईएमएफ होता है, आपने ये चीज़ देख रखी है, या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस वोल्टेज के और एक लोड हम ले लेते हैं। लोड समझते हो, लोड का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस या लोड हर वो चीज़ होती है जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, मतलब ले लेती है। बल्ब आपके पास लोड है, फिजिक्स के अंदर उसको लोड कहा जाता है। पंखा लोड है, इसी तरह रेजिस्टर भी लोड है। जो कोई पोटेंशियल खा रहा हो, जो पोटेंशियल को यूज़ कर रहा हो, जो एनर्जी को यूज़ कर रहा हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा हो, खा रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी खा रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, खा रहा हो मतलब जैसे बल्ब तो खा रहा होता है ना, उसको यूटिलाइज इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, जो बिजली को इस्तेमाल करके हमें कोई काम दे रहा हो तो उस चीज़ को हम लोड कहते हैं। पंखा बिजली को इस्तेमाल करते हुए हमें हवा देती है, तो ये चीज़ हमें लोड कहलाती है। तो कोई भी लोड है, उस लोड में जो करंट है वो बढ़ता जाएगा। कह रहा है कि जब पोटेंशियल वी बढ़ाते हो तो इसमें से करंट भी बढ़ता जाएगा, कह रहा है। यानी कि सर्किट के अंदर या लोड के अक्रॉस, ये लोड है, रेजिस्टर है, जो लोड मैंने बोला क्या चीज़ होती है। अब मैं लोड बोलूँगा तो समझ जाना, जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाओ मेरे बच्चों इतना ही करंट बढ़ता जाए, यही कह रहा है ओम लॉ, ठीक। या ये कह ले करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लोड के, लेकिन हमेशा नहीं रहता है, उसके लिए इसने कंडीशन दे रखी है। तो ओवरऑल यहाँ पे सिंपली हम कहें कि जो ओम लॉ है वो करंट और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बताते हैं, दरमियान का रिलेशन बताता है कि कैसे किसके कैसे प्रोपोर्शनल है और कब प्रोपोर्शनल है कब नहीं है, ये सब कुछ हमें ओम लॉ बताता है। इससे पहले हमने पोटेंशियल करंट के बारे में पढ़ रखा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमें प्रोवाइड करता है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन आई वर्सेस वी, यानी कि पोटेंशियल वर्सेस करंट का रिलेशन बताता है। सर ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं, स्टेटमेंट नहीं। स्टेटमेंट को हम बाकायदा एक प्रॉपर वे में लिखेंगे तो हमें समझ आएगी। अब स्टेटमेंट क्या है, बड़ी आसान है। अब ये स्टेटमेंट दिखाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि हमेशा कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब ये है कि मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर कॉपर का भी हो सकता है। कॉपर समझते हो, जो बिजली की तार होती है, तार के जो बाहर से जो प्लास्टिक कोटिंग है उसको हटा दो, उसके अंदर जो तार पड़ी होती है, तार मतलब जो बिजली करंट पास होती है, वो आपके पास कॉपर की वायर होती है एक तरह से। और सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेटेलिक कंडक्टर है। तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं इनका अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब उसको हीट अप करना या उसमें से उसके अंदर फिज़िकल कंडीशन को चेंज करना, तो तब रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। लेकिन इस बात को आप फिक्र ना करें, मैं बताऊंगा कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहने वाली बात है, स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, क्या ये कंडक्टर है? हाँ सर है। क्या ये कंडक्टर है? रेजिस्टर भी रेजिस्टर जो है आपके पास कंडक्टर का हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? रेजिस्टेंस कब चेंज होती है, रेजिस्टेंस कब चेंज होती है, ये एक बेहतरीन फार्मूला है आपके पास रेजिस्टेंस का। ये आपके बुक वगैरह में तो नहीं है, ML डिवाइडेड बाई NE² टाउ एवरेज, ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। टाउ एवरेज और ए,
रेजिस्टेंस के चेंज होने के असल फैक्टर्स ये हैं। भाई यहाँ सब पे ध्यान मत करो। Me है mass ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की हम सेम रखेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है देखो, हम अलग तरीके से पढ़ें। Me आपके पास क्या चीज़ है, ये आपने नोट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ नोट स्टेटमेंट से ये चीज़ें नोट करनी है। और नोट की बात आई तो मैं ये भी बताऊँ, नोट्स आपको मैं कब दे रहा हूँ, चैप्टर खत्म होने के बाद दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के पूरे चैप्टर के नोट्स में एक साथ अपलोड करता होता हूँ, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लेना, अच्छे से मैंने लिखा हुआ है। जहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इररेलेवेंट भी समझा रहा हूँ, इसलिए ताकि टॉपिक के उसी टाइम आपको सही समझ आए। तो ये चीज़ जो है ना आपके उसमें नहीं है, लेकिन जस्ट समझने की बात है कि रेजिस्टेंस कब चेंज होती है। तो हम उस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे तो ही करंट और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हमारा मकसद भी यही है। हमारा मकसद क्या है, चीन टपाक डम डम ऐसा नहीं है। हमारा मकसद ये है कि करंट बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए, पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ जाना चाहिए। यानी कि बैटरी का पोटेंशियल मान ले 6 वोल्ट कर रहे हो तो करंट मान ले बढ़ जाए, 6 से 12 वोल्ट कर रहे हो तो करंट भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। ये टू टाइम हुआ है ना। सुनो सुनो, पोटेंशियल 6 से 12 होने का मतलब क्या है, 2 गुना बढ़ गई पोटेंशियल। हाँ सर बढ़ गई। तो करंट मान ले 3 एम्पियर चल रहा था पहले, जब 6 वोल्ट है तो करंट 3 एम्पियर चल रहा था, तो करंट भी 6 एम्पियर हो जाना चाहिए, करंट भी डबल होना चाहिए। जैसे वोल्टेज जहाँ पे 6 से 12 हो गई है, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट हुई, तो करंट भी 3 एम्पियर से 6 एम्पियर हो जाना चाहिए। अपने से एग्जांपल लिए है, ये प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इस चीज़ के बढ़ने से ये भी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ये तब बढ़ेगी जब आपके पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होगी, उस चीज़ के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा है। हाँ सर लिखा है। तो इसमें इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर रेजिस्टेंस का फार्मूला है। आपने बुक में ये देखा होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू V/A। अब कोई कहेगा सर ये फार्मूला है, इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, वो क्यों लिख रहे हैं, वो तो अजीब सा लेके आए हो, कभी ज़िंदगी में हमने सुना नहीं। लेकिन सोचो ये वाला जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है, इस रेजिस्टेंस के अंदर ये रेजिस्टेंस जो R है ना V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है। मतलब ये इन दोनों के इंडिपेंडेंट होता है, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। यार ये रेजिस्टेंस का टॉपिक आगे आएगा ना, मैं यहाँ पे ये खुल के बताऊंगा। ये एक्चुअल में बना उधर से है, उस फार्मूले से बना है। उस फार्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन, उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी है, मैं आगे रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर ये चीज़ डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो R है ना I पे ना V पे डिपेंड करता है। ये फिजिक्स के अंदर वाहिद फार्मूला ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस इन दो पे डिपेंड नहीं करता। बाकी आपको लगेगा फिजिक्स में आज तक तो आपने पढ़ा होगा, सेंटीपिटल फोर्स पढ़ी होगी या कोई भी फोर्स पढ़ी होगी, mv²/r, आपने कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स मैथ पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है। ऐसे कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन इस फार्मूले में ऐसा कहना गलत हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो हर फार्मूले में देखो, फार्मूले के हिसाब से डील करते हैं। यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि मैथ पे, वेलोसिटी पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यही बात यहाँ पे कहने में गलत हो जाओगे। तो फिज़िक्स को फिज़िक्स की नज़र से देखो। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आप कहें कि ये फिज़िक्स के अंदर बस प्रोपोर्शनल इन्वर्सली इसका खेल होता है। ऐसा खेल हमेशा ठीक नहीं होता। तो इसलिए फिज़िक्स को फिज़िक्स की नज़र से देखेंगे तो ये चीज़ें नज़र आएंगी, अदरवाइज मेरे बच्चा नज़र नहीं आएंगे आपको। अब यहाँ पे कह दो भाई रेजिस्टेंस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसी बात कहने से आप गलत हो जाओगे। तो क्यों है, इसका रीज़न मैं बदलाने वाला हूँ आपको इधर। तो देखें आप, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे असल में इनके प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ कह सकते हो, इधर कहना ठीक है, इधर कहना गलत है। हाँ सर है, ये बात तो बड़ी बात अजीब सी होगी। तो Me क्या है, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी तक हम टॉपिक शुरू नहीं किए, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जैस लेंथ ऑफ लोड या रेजिस्टर लेंथ है। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर किसी भी चीज़ का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, मेटल में से कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, कॉपर का हो सकता है। टी एवरेज, यानी कि ये टाउ एवरेज कहते हैं, जिसको हमें कोलिजन टाइम भी कहते हैं। कोलिजन टाइम मतलब कितने टाइम बाद कोलिजन हो रहा है, ये कह सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन टाइम बढ़ता है, ये मैं आगे बताऊंगा रेजिस्टेंस में, टेंशन मत लो। और ए, तो मेरे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ नहीं बताऊंगा कि भाई, और बात नहीं कर रहा हूँ, बस रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड करता है। अब सोचो, कोलिजन टाइम मतलब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फैक्टर्स ये है ना नेचर पे डिपेंड करते हैं। नेचर या फिजिकल कंडीशन, नेचर पे डिपेंड करते हैं। सुनो, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, नेचर या कह सकते हो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं।
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेटल बना हुआ है, ये कंडक्टर जो बना हुआ है, मान लीजिए कंडक्टर में ऐसे बना देता हूँ, देखो सुनो, अब ये कंडक्टर बना हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ और निकल के बाहर आ जाएंगे, थर्मियोनिक एमिशन होगा, या कह लें इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से बाहर आके और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे। हाँ सर होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा किया आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और सुनो, कोलिजन टाइम बहुत कम हो जाएगा। कोलिजन टाइम कम हो जाएगा मतलब क्या है कि बहुत बहुत जल्दी ये कोलिजन करेंगे, ठीक है। कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी कम करेंगे। कोलिजन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये कोलिजन टाइम, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ओवरऑल आपका जो रेजिस्टेंस है बढ़ जाने से ये आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे बात और सुने, ये जो लेंथ है और दूसरी तरफ एरिया है, ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं, लेंथ और एरिया दो फैक्टर्स ऐसे हैं, यहाँ से ध्यान से सुनना, ये फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अब ये इसको हम फिजिकल कंडीशन कह सकते हैं। तो फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ का मतलब है कि जो राड लिया है वो कितना बड़ा लिया है और उसका एरिया कितना मोटा है, ये फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये भी, अब अच्छा ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कह लो, या मैस ऑफ इलेक्टर या नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, दोनों पे कह सकते हो। तो अब ओवरऑल अब इस फार्मूले में से दो चीज़ें हमने मेंशन की है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट करनी है, ये आर पूरा का पूरा सेम रहे, रेजिस्टेंस सेम रहे, तो हमें टेम्परेचर, नेचर और फिजिकल कंडीशन को सेम रखना होगा। अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें करनी होगी। ये चीज़ें करेंगे तो ही आपके पास करंट और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यही बात स्टेटमेंट में आती है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, is directly proportional to, और डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्पेलिंग मिलिंग गलत हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो। बाय कीपिंग, यहां लिखोगे बाय कीपिंग, क्या क्या करना होगा? बाय कीपिंग फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बाय कीपिंग फिजिकल कंडीशन, सुनो बच्चों, बाय कीपिंग फिजिकल कंडीशन एंड temperature and nature of temperature remains constant, by keeping physical condition and temperature remains constant। अब मैंने ये बात बदलाई कि ये कांस्टेंट क्यों कहा है, शायद ये बात आपको पता नहीं हो, तो इसलिए मैंने बताया। ये इसलिए कहा क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को चेंज करते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर सारे चेंज होती है, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सेम होना चाहिए। अभी तक हमने स्टेटमेंट पढ़ी है सर इस तरह तो ना करें ना, तो इस तरह होता है। अब सुनो आगे, चलते चलते, ये फार्मूला भूल जाओ, मैं आगे फिर इसको ले आऊँगा आपके लिए रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर, इस उधर भी इसका बड़ा काम है। तो रेजिस्टेंस जो है, अब यहाँ से मैथमेटिकल निकलती है, अगर आप निकालना चाहें मैथमेटिकल, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हम ये बात लिख सकते हैं। देखो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख लेंगे किसके, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख लेंगे वी के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो कांस्टेंट आ जाता है, आपको पता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा और वी आ जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर होता है, 1/r। अगर इधर के लिए तो स्पेसिफिकली क्या होगा बच्चों, I इज इक्वल्स टू 1/r इंटू वी। ये जो आपके पास 1/r है, ये स्लोप कहलाया जाता है या रेजिस्टेंस कहलाया जाती है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कहला जाती है। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, पढ़ा था 10th में एक ग्राफ वाले चैप्टर में, फिजिक्स में। तो यहाँ से देखो IR इक्वल टू वी ऐसे लिख सकते हैं, या V इज इक्वल्स टू IR, ये ऐसे लिखा जाता है। अब ये स्लोप का मतलब क्या है, मैं आपको इधर नीचे ग्राफ आएगा उसके अंदर ये बात करूँगा, अभी नहीं करूँगा, ठीक है जी।
तो वेयर आर इज क्या चीज़ है यहाँ पे, आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आर को बास बुक में कहा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, या फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जगह आप इसको स्लोप कह सकते हो, यानी कि रेजिस्टेंस कह सकते हो, आर रेजिस्टेंस। तो ये क्या चीज़ है मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक चीज़ हम ये भी बात कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो इंडिपेंडेंट है किस किस के, रेजिस्टेंस को अलग करो यहाँ से, रेजिस्टेंस को अलग करने से क्या बनेगी, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आई बनेगी। अब अगर यहाँ से मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है वोल्टेज, पोटेंशियल और करंट के, क्योंकि रेजिस्टेंस का असल फार्मूला ये नहीं है, असल फार्मूला मैंने आपको दिखाया जो था वो क्या था जी, R इज इक्वल टू एम एल बटे एन ई का स्क्वायर टाउ एवरेज ए। ये क्या चीज़ें हैं, एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कोलिजन टाइम और इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से ये बात लिखोगे, रेजिस्टेंस जहाँ पे ये बात लिखनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, आपके बुक में थोड़ी नहीं लिखी हुई है तो आप इसको लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट। क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, V और I के इंडिपेंडेंट है, बट इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, समझ गए, इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। और एक बात और कर सकते हो, इनको मैंने नेचर बोला था, मास टाउ एवरेज ई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं या नेचर पे डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर। देखो बड़े टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, लेकिन नेचर उसकी ऐसी रखी है, इंसुलेटर की नेचर है, तो फिर तो भी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ सकती है। तो आपने टेम्परेचर भी बढ़ाना और नेचर को भी देखना है, समझ गए। तो पूछ सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो आप यही बात करोगे, नहीं तो आगे टॉपिक में बात करेंगे, अभी टेंशन मत लो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यूनिट वोनेट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की जो यूनिट की अगर यहाँ बात की जाए तो यूनिट आपको दिखाई भी पड़ रही होगी, क्या पड़ रही है सर, यूनिट ये बनेगी रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। आर की यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, इसको हम वोल्ट एम्पियर V-1 लिख सकते हैं। एम्पियर, देखो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस की यूनिट है SI, लेकिन इसी को वोल्ट एम्पियर को ओम बोला है, क्योंकि ओम ने ला दिया था। देखो आपने ला दिया तो आपके नाम पे होता, लेकिन ओम ने दिया है, आ जाओ। तो ओम इक्वल होता है वोल्ट पर एम्पियर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओम इक्वल टू वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर। 1 ओम क्या होगा, 1 ओम होगा जब 1 वोल्ट होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। डिफाइन 1 ओम कर सकते हैं, अगर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, ठीक है। या कह सकते हो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर is 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज, करंट कितना है 1 ओम, करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस शुड बी 1 ओम। रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी 1 ओम रेजिस्टेंस होगी, उसको 1 ओम रेजिस्टेंस पूछते हैं, अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। यहाँ तक समझ गए हो मेरे बच्चों। अच्छा अब सुनो जी, लिमिटेशंस क्या है ओम लॉ की, ये मैंने कहा था ना, 3-4 चीज़ों में से एक लाजमी पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर। अगर बिलफर्ज आपके लिए ओम लॉ नहीं पूछा है तो लिमिटेशन पूछेंगे, लिमिटेशन नहीं पूछी तो ग्राफ पूछेंगे, तो कोई ना कोई चीज़ आपके लिए पूछी जाती है। यहाँ तक चीज़ें समझ गए हो, अच्छे से याद भी हो गया होगा और फील भी आया होगा, लेकिन अच्छा फील नहीं आया। अभी मैंने एक चीज़ आपको बिल्कुल गायब कर दी है कि इसका ग्राफ वगैरह आपको बताए जाते हैं, लेकिन इस ग्राफ का फील लेना भी ज़रूरी होता है। लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ,
लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देख लें लिमिटेशंस क्या होती है। लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ क्या बनेगी, ओम लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है, कौन है? हाँ इनको बुलाए, बैठो बैठो। लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ, ओम लॉ की लिमिटेशंस काफ़ी सारी हैं। तो उसमें से आप ये देखें, ये ओम लॉ जो है ना, हमेशा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट ना हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। ओम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट। ये बात पहली बात होगी, क्योंकि हमने यहाँ देखी है कि जब जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी तब तब ओम लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट नहीं होती है, यानी कि रेजिस्टेंस चेंज हो रही हो, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो हम अगर टेम्परेचर चेंज करें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। रेजिस्टेंस चेंज होने से ओम लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि ओम लॉ तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही नहीं रख रहे हो आप, टेम्परेचर को चेंज करने का मतलब रेजिस्टेंस को चेंज करना मतलब हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ सर करता है, टेम्परेचर पे करता है, तो आप टेम्परेचर को ही चेंज कर रहे हो। अगर टेम्परेचर को चेंज करें तो रेजिस्टेंस तो खुद ही चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस चेंज होने से ओम लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज द बिग लिमिटेशन फॉर ओम लॉ। ओम लॉ की बहुत बड़ी लिमिटेशन है, खराबी है। लिमिटेशन का मतलब खराबी, या जहाँ वो नहीं लग सकता, जहाँ ये फेल हो जाता है, ओम लॉ फेल हो जाता है। वो उसमें से पहली जो चीज़ है फेल होने की, वो क्या है मेरे बच्चों, वो है टेम्परेचर के कांस्टेंट ना होना। टेम्परेचर कांस्टेंट ना है नहीं है तो आप कह सकते हो कि ओम लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहां ये बात लिख सकते हैं, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, देन ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। पहली बात, एक लिमिटेशन आ गई, क्योंकि मैंने कहा था टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यार रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए। अब देखें आमतौर पर मेटल्स जो होते हैं, मेटल समझते हो, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये मेटल होते हैं। मेटल में तो टेम्परेचर अगर आप फिक्स रखते हो तो इनकी रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाती है। लेकिन जो नॉन मेटल है, भले उनका आप टेम्परेचर सेम रखो, रेजिस्टेंस नहीं टिकने वाली, रेजिस्टेंस फिर भी कांस्टेंट नहीं होती। तो इसका मतलब है ओम लॉ नॉन मेटेलिक कंडक्टर के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन मेटेलिक के अंदर भाई भले आप टेम्परेचर को सेम रख रहे हो, फिर भी आपका रेजिस्टेंस चेंज होना बनता है। रेजिस्टेंस फिर भी क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए कह सकते हैं ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटेलिक कंडक्टर। तो लिखो इट इज ए नॉट एप्लीकेबल, देखो अभी राइटिंग मेरी बैठ गई है बोर्ड पे, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटेलिक कंडक्टर। समझ में कुछ नहीं आता, नॉन मेटेलिक कंडक्टर, जो नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स होंगे उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छे से जान लो। और बात करें सर, और बात करें, अच्छा और बात करते आ जाओ। तो नेक्स्ट जो बात है, 3-4 नंबर का आते हैं तो 3 पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है, और ये एप्लीकेबल नहीं होता नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए। अब नॉन लीनियर डिवाइसेस क्या है, जैसे आपने डायोड सुना होगा, नहीं सुना है सर, डायोड आप पढ़ोगे आगे अगले चैप्टर में, पूरा टॉपिक है डायोड। अभी यहाँ हल्का हल्का आपको बता देता हूँ। ये जो डायोड होता है ना, ये आपके पास एक ऐसा डिवाइस कह लें, ऐसा डिवाइस होता है डायोड जो है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ होता है। डायोड भर भर के यूज़ होता है, भर भर के यूज़ होता है। डायोड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इवन आपके जो मोबाइल का अडॉप्टर है उसके अंदर डायोड यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो ये डायोड जो है ना, और ट्रांजिस्टर, ये आगे पढ़ोगे आपके टॉपिक में आएगा। तो ये ऐसे होते हैं नॉन लीनियर डिवाइस, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। सुनो अभी बस ये समझो, मोटा मोटा ये समझो, ये सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। अब आपके पास एक मेटल होते हैं, एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक इंसुलेटर्स होते हैं। मेटल को ही कंडक्टर कहते हैं। एक कंडक्टर होते हैं, एक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंसुलेटर होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर जो है ना, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की कोई चीज़ है, यानी कि ये दरमियान में आते हैं। किसके दरमियान में, ये ना ही कंडक्टर्स है ना ही इंसुलेटर है, उनके दरमियान की कोई चीज़ है। तो ये इनमें क्या रहता है, आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा, कंडक्टर्स की बात करें तो इनमें भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इंसुलेटर की बात करें, प्लास्टिक वगैरह इंसुलेटर होता है मेरे बच्चों, इंसुलेटर प्लास्टिक वगैरह हो गए, और कंडक्टर्स आपके पास लोहा वगैरह हो गए। ठीक है जी। तो लोहे के अंदर बहुत सारे भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लास्टिक के अंदर भर भर के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वो बिजली भी पास नहीं होती प्लास्टिक में से। ठीक है, इंसुलेटर में से पास नहीं होती है, कंडक्टर्स में से भर भर के पास होती है।
तो सेमीकंडक्टर बीच की कोई चीज़ है, इनमें नहीं होती, इनमें कम ही होती है, मतलब इंसुलेटर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्टर से कम होते हैं। अब इनके बहाना चाहिए होता है। बहाना मतलब ये है कि इनको अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हो सेमीकंडक्टर, अब डायोड मत समझना, डायोड इज अ सेमीकंडक्टर, डायोड कुछ नहीं है, सेमीकंडक्टर है। हाँ सर, अभी मोटा मोटा ये समझो, वहाँ जाके पढ़ेंगे डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब हम समझेंगे। तो मेरे बच्चों, यहाँ जो डायोड है ये एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कोई चीज़ है। बीच की कोई चीज़ है मतलब ये नहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और इंसुलेटर से कम नहीं होते, दरमियान की कोई चीज़ है। इनको बहाना चाहिए होता है। थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना शुरू करेंगे। मतलब पहले तो ये करंट फ्लो नहीं करते अपने में से, हाँ सर नहीं करते, फिर क्या करते हैं? फिर ये करते हैं कि जो ही टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो ही वोल्टेज बढ़ाते हो, थोड़ी बहुत वोल्टेज बढ़ाते हो, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। हाँ सर बढ़ता है, कहाँ से बढ़ा? V इज इक्वल टू IR। देखो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, तो आप क्या कहोगे कि जो ही वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ा लेते हो, इनकी एक फिक्स वोल्टेज होती है, इसका ग्राफ आगे आएगा, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। वोल्टेज बढ़ा देते हो तो इसमें से इतना करंट फ्लो करता है, इतना करंट फ्लो करता है, फिर ये कंडक्टर से भी ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं, इसलिए इनको नॉन लीनियर डिवाइस कहते हैं। शुरू में तो टेम्परेचर नहीं था तो तब तो बिल्कुल न करने के बराबर करंट फ्लो कर रहे थे। यूं ही एक वोल्टेज एक खास फिक्स लिमिट से ज़्यादा होती है या टेम्परेचर एक खास लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो इनके अंदर उतना करंट फ्लो करने जाता है कि कंडक्टर से भी ज़्यादा फ्लो करता है, तो इसलिए इनको नॉन लीनियर डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ हम ये बात देख सकते हैं, ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइस। भाई ये 3 नंबर का आता है, 3 पॉइंट ये लिख लो, ठीक है जी। नॉन लीनियर डिवाइसेस, ठीक है, नॉन लीनियर डिवाइसेस एग्जांपल भी दे सकते हो, डायोड और जीनर डायोड। बस जीनर डायोड क्या होता है, छोड़ो इन बातों को, बस एक डायोड की एक किस्म है। तो ये सेमीकंडक्टर के होते हैं तो इन्हें नहीं होता। अब इस सब बातों के बजाय एक बात भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट वी कैन से दैट ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन I वर्सेस V ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। या सब बातों की जगह ये भी लिख सकते हो, भाई 3 बातें लिखेंगे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, अच्छा भी लगेगा। नहीं, इन शॉर्ट आप ये लिखना चाहते हो या इसको चौथा पॉइंट कह के भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन I वर्सेस V ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। V ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, अगर इसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ना हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होता, समझ रहे हो? तो ये लिमिटेशंस थी। अब यहाँ पे 2 अहम चीज़ें पढ़ेंगे, ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे। सर ये क्या होती है, इसका ग्राफ भी देखते हैं आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना 3 चीज़ों में से एक ने एक बोर्ड के पेपर में लाजमी पूछते हैं आपके लिए, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लिमिटेशंस अगर नहीं पूछी तो ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस के बारे में पूछेंगे, इनका ग्राफ पूछेंगे, अगर ये भी नहीं पूछते तो ओम लॉ खुद पूछेंगे। तो इसलिए तैयार हो जाओ, चलते चलते आगे चल। समझ तो गए हैं सर, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी होती, बैठ के देखो यार, क्या मसला है, पढ़ने वाले बच्चों की तरह पढ़ो, नहीं पढ़ते तो फिर ये होता है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको 1 शॉट देंगे बच्चों, उसके अंदर ये होगा कि पूरा चैप्टर को एक ही लेक्चर के अंदर समराइज़ करके पढ़ाना होगा आपको, उसका एक अलग ही मज़ा होगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो एक फील लेके उसको समझ के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, तो वहाँ तो पास करने के लिए सबके लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ हम सिर्फ सवाल कराएंगे और सवालों का अपना मज़ा है। सवाल अच्छे समझ उनको आएंगे जिनका टॉपिक अच्छा समझ, जिसको टॉपिक अच्छे समझ, जिसको टॉपिक की अच्छी समझ हो। मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे को टॉपिक की अच्छी समझ हो तो हम जो सवाल कराएंगे उनकी समझ भी उनको आएगी। अब टॉपिक ही आपने नहीं समझा हुआ है और जस्ट आ गए हैं, भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हम इनको देखना चाहते हैं, तो टीचर को जज करना बंद करें बच्चों। टीचर को जज करने का इख्तियार आपको नहीं है, तो मतलब टीचर जिस तरह पढ़ा रहा है ना, आप उस वे में चलो, ठीक है जी। टीचर के ऊपर आपका एक एतमाद होना चाहिए कि सर क्या करा रहे हैं। तो अभी के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये आपका टॉपिक टू टॉपिक हम चल रहे हैं, तो टॉपिक टू टॉपिक समझना ही आपके लिए बेहतरी है। क्यों सर, क्यों बेहतरी है? क्योंकि टॉपिक को जब आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद जब हम आने वाली
जो क्वेश्चंस वाले जो हमारा लेक्चर रहेगा, उन क्वेश्चन वाले लेक्चर के अंदर आप जस्ट क्वेश्चन देखेंगे और तब क्वेश्चन भी अच्छे समझ आने वाले हैं। अगर आप अभी से नहीं समझते हो तो क्वेश्चन क्या खाक समझोगे, क्वेश्चन की समझ क्या आएगी। आप ऐसे कमेंट करके जाओगे बच्चों कि कहोगे यार सर टॉपिक पढ़ा नहीं रहे और सवालों पे सवाल कराए जा रहे हैं। तो ये बात वहाँ पे आप करोगे, मुझे पता है, नेचर जानता हूँ आप लोगों की। तो इसलिए अभी के लिए जो आप हमको टॉपिक डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो टॉपिक आप ज़रूर डिटेल में पढ़ें, तो वो आपके लिए फ़ायदे हैं। तो चलो आगे जाते हैं। हम बात करना चाह रहे हैं ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस की। क्या चाह, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, या बाद लोग ओमिक कंडक्टर भी बोलते हैं, तो मैं दोनों लफ्ज़ यूज़ करूँगा, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलो, या फिर बोलो और क्या बोल सकते हो, डिवाइसेस भी बोल सकते हो। आपकी बुक में डिवाइस बोला है, तो बास कंडक्टर्स ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं या डिवाइस भी कहते हैं, तो एक ही बात है। वीडियो लेंथी चलेगी सर, जल्दी खत्म करें। ओके, मैंने कहा ओमिक और नॉन ओमिक की बात हो रही, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओमिक की। ओमिक की बात करते हैं, ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइसेस। अब ये ऐसी डिवाइस नहीं है जो आप समझ रहे हो, तो ऐसा कंडक्टर या डिवाइस कहो या कंडक्टर, यार उसे ये सुकून नहीं मिलता कि मैं खाली डिवाइस लिखूं कंडक्टर ना लिखूं, तो दोनों लिखना पड़ रहा है। ठीक है, दोनों लिखना होता है साथ में, क्योंकि दोनों कहा जाता है। तो यहाँ से हम कहेंगे दोज कंडक्टर्स या दोज डिवाइसेस विच ओबेस ओमला, ओमला को ओबे कर रही, मतलब ओमला को ओबे वही करती है जिनमें आई वर्सेस वी कर्व स्ट्रेट लाइन होती है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन की मैंने यहाँ भी बात की थी, अच्छा नहीं ना स्ट्रेट लाइन, तो इसके मतलब क्या है, फील क्या है, ले लो जरा भी देखते हैं। अब आपको एक पूरा एक अंदर से वो फीलिंग आएगी कि जो ओमला ने कहा था कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस कहा था, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही थी कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो अब रेजिस्टेंस को हम यहाँ कांस्टेंट भी रखेंगे और आई और वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके भी बताएंगे आपको, तो वो देख लें कैसे होती है। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो ओमेगा क्या है, दोज डिवाइसेस दोज कंडक्टर विच ओबेस ओमला, ठीक है, दोज डिवाइसेस विच ओबेस ओमला दैट आर कॉल्ड, बस, और आगे नहीं लिखते, काल छाल लिख दो भाई। अब यहाँ तक आप समझ चुके, ये होते हैं ओमिक डिवाइसेस। अब एग्जाम्पल बता दें, एग्जाम्पल बताते हैं, चलो कौन सी होती है ओमिक डिवाइस। भाई ओमिक डिवाइस मैंने कहा था अभी लेक्चर के अंदर, बातों बातों में मैंने वो बात बता भी दी थी, अब यहाँ पे क्लियर भी होगा। ये नहीं, ओमिक डिवाइसेस वो होंगी जिन पे आई वर्सेस वी कर्व क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं, इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, मैंने कहा टेम्परेचर को केप्ट कांस्टेंट रखते हैं, केप्ट मतलब कीप, केप्ट या कीप कांस्टेंट लिखो यार, मतलब नहीं। इफ टेम्परेचर इज कीप कांस्टेंट देन मेटेलिक कंडक्टर्स, सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर है भाई, नॉन मेटेलिक नहीं है। देन मेटेलिक कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टर्स एक्ट एज ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर्स एक्ट एज ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक डिवाइसेस। फिर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो ही आपके पास मेटेलिक कंडक्टर ओमिक कंडक्टर बन जाते हैं या ओमिक डिवाइसेस बन जाते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, दीज आर द व्हाट, सर ये तो आपके पास हैं ओमिक कंडक्टर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर आपने क्या कर दिया, आई वर्सेस वी कर्व को स्ट्रेट लाइन कर दिया। अब समझ फिर भी नहीं आ रही सर, कहाँ टेम्परेचर समझ फिर भी नहीं आ रही, क्योंकि आई वर्सेस वी कर्व कैसे स्ट्रेट लाइन है। तो चलो देखते हैं, अब इसका ग्राफ भी बनाऊंगा मैं, इसका एक टेबल भी बनाऊंगा। टेबल के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन इधर। अब सुनना, जरा सुनना ध्यान से, चलो सर सुन रहे हैं। यहां पे रखते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, बोल भैया, भूल भैया, अच्छा रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं। जहां पे वोल्टेज को रखते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल, पोटेंशियल बोल दो सर, वोल्टेज बोल दो, चल वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज को रखते हैं, वोल्टेज मतलब वी। यहाँ पे हम रखते हैं करंट को, करंट को आई बोलते हैं, करंट को आई बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं, बोला रे बोला। अब देखें यहाँ ओम लॉ से हम ये चीज़ निकाल रहे हैं। मैंने पहली बात कह दी कि मान ले 5 ओम रेजिस्टेंस है
और 5 वोल्ट वोल्टेज रखी है, तो बताओ करंट कितना होगा? सर करंट होता है V बाई आर। अब ये V बाई आर कहाँ से आया? देख बच्चे, V इक्वल टू आई आर होता है। सही है सर। I किसकी इक्वल होगा? V बटे आर। यस 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 यस। I किसकी इक्वल होगा? V बाई आर। यहाँ से मैंने V बाई आर। अब V को I को फाइंड करो, I कितना होगा? 5 5 डिवाइड करो, ऊपर ये भी 5 रखो, 5 डिवाइड बाई 5 कितना आया? 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर। जब आपकी रेजिस्टेंस 5 ओम थी, वोल्टेज 5 वोल्ट थी, तो करंट 1 एम्पियर आ गया। हाँ सर आ गया। अब और सुनो, वोल्टेज को तो हमने फिक्स रखना है, ठीक है रख देते हैं। करंट को मैं बढ़ा देता हूँ, यानी वोल्टेज को, देखो रेजिस्टेंस को फिक्स रखता हूँ, क्योंकि हमने ओमिक डिवाइस के लिए कहा है इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब है कि देन आर विल आल्सो कांस्टेंट, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी। ओए होए, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो मेरे भाई रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी। हाँ सर होगी। तो मेरे बच्चों यहाँ से 5 ओम रेजिस्टेंस रखी और 5 वोल्ट वोल्टेज रखी, तो करंट 1 एम्पियर आया। अब मैंने रेजिस्टेंस को 5 ओम ही रखूंगा, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए 5 ओम मैंने रेजिस्टेंस रखी थी, तो 10 वोल्ट अब मैं वोल्टेज रखूंगा, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाना मकसद है, करंट को भी बढ़ाना मकसद है। एक काम से नहीं होगा कि मैंने कहा था वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जानी चाहिए। किसके लिए? ओमिक कंडक्टर्स के लिए। ओमिक कंडक्टर्स में ये चीज़ हमेशा होती है कि वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाता है। तो आप ये टेबल बना सकते हो पेपर में, अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो ना बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनवा रहा हूँ। तो भाई मेरे तो 10, अब करंट निकालो, ऊपर वोल्टेज नीचे रेजिस्टेंस रखो, ऊपर वोल्टेज नीचे 10/2 10/5 5 2 10, तो 2 एम्पियर आ गई। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे जब 5 वोल्ट वोल्टेज थी तो करंट 1 एम्पियर था, जब 10 वोल्ट होगी तो करंट 2 एम्पियर होगी। मतलब करंट बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है ना, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। अब आगे सुनो, फिर से रेजिस्टेंस को 5 ओम ही रखेंगे। क्यों सर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने कहा है टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। हाँ सर सही है। आगे सुनाए सर, अगर मैं वोल्टेज को 15 वोल्ट कर देता हूँ, कितना वोल्ट कर देते हैं? 15 वोल्ट कर देते हैं, मतलब वोल्टेज फिर बढ़ा दी सर आपने। हाँ बढ़ा दी। तो करंट कितना होगा मेरा दोस्त? करंट होगा 15/5 5 15 3 एम्पियर आएगा। यहाँ तक भी समझ गए? और सुनो 5 ओम हमारे फिर से रख दिए, क्या कर दिए? ओम रेजिस्टेंस रख दी, और वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट रख दी, और यहाँ से क्या होगा? 20/5 5 4 20। तो देख पा रहे हो रेजिस्टेंस से करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं, अब इससे आपको सही समझ आ जाएगी। सुनो जी, अब ग्राफ इसका देख लो, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ। तो आप अब ये टेबल ना बना के सिर्फ ग्राफ भी बना सकते हो। अब मैं ग्राफ को एक्सप्लेन भी करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा यार, टेंशन मत लो। तो मैंने यहाँ शुरू में एक बात कही थी कि ये जो ग्राफ का जो स्लोप होता है, अब स्लोप को अब आपने 9th क्लास में पढ़ा है, स्लोप वगैरह ग्राफ पढ़े हैं ना, दूसरे चैप्टर के अंदर था फिजिक्स के। क्या ग्राफ थे? देखो ये ग्राफ थे इस तरह के। अब ये ग्राफ अगर सीधा होता है ना, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सीधा ग्राफ इसको स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब ये चीज़ बताओ, जब सीधा हो तो उस वक्त स्लोप क्या होता है? स्लोप कांस्टेंट होता है। बस यूँ समझो, सीधा है स्लोप कांस्टेंट है। हाँ सर। अगर स्लोप कब बढ़ेगा? ये लाइन यूं होके जाए, यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, तो यहाँ बोलोगे ये कर्व है। ये ग्राफ क्या है? ग्राफ इज कर्व और नॉट स्ट्रेट लाइन है। कर्व लिख सकते हो या नॉट स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। हाँ सर कह दिया। और स्लोप जो है अब की बार नॉट कांस्टेंट, ये बात लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अभी कर्व है, बिल्कुल कर्व अपवर्ड है, कर्व अप हो गया, इसको कर्व अप बोलते हैं। अब ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, ये आगे के लिए समझ आएगी सबके अंदर। अब और सुन बच्चे, और सुन गौर से सुन। ये देख ये नीचे आ रही ना कर्व, तो इसमें क्या है? इसमें भी कर्व डाउन है। अब ये दोनों तरह के ग्राफ आपने समझे, ये कर्व डाउन है और यहाँ पे ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, और स्लोप यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, स्लोप नॉट कांस्टेंट। असल में ये जो स्लोप होता है ना, आई वर्सेस ये ओमेगा, और यहाँ पे ग्राफ किसका होता है? आई वर्सेस वी का होता है, करंट और पोटेंशियल का होता है। ये जो स्लोप होता है ना, ये 1/r होता है। 1/r मतलब रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, यानी ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल लिख दो भाई,
ओहो, देखो देखो, रेसिप्रोकल, सही है सर, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल। अब ये बातें बहुत ज़रूरी है याद करना। अब मैंने ग्राफ बनवाना है आपसे, सर कैसे ग्राफ बनवाएंगे, देखते हैं आज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है या ओमिक डिवाइसेस का ग्राफ है। वीडियो बहुत लेंथी जाएगी, मैंने कहा था, हाँ लेंथी गई। आगे चलो, बोलो ये क्या है, 1 घंटे की वीडियो कौन देखता है भाई। फिर वही बात कर रहे हो यार, मैंने कहा था ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए, नहीं पढ़ने वालों के लिए नहीं है। अब सुनो, ये इसी डेटा को देख के मैं ग्राफ बनाऊंगा, सही है, आई वी। अब यहाँ पे ग्राफ बनाना आता है, यस सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सुनो सुनो, यहाँ पे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल 5 10 15 20 वोल्ट, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर। अब सुनो, इसको भूल जाओ, भूल गए सर, जब 5 पे था तो 1 है, 5 और 1 बराबर, यहाँ पे आ गए, ये 5 ये 1। और सुनो, 10 है तो 2, 10 है तो 2, यहाँ आ गया। सुनो सुनो सुनो, 15 है तो 3, ये लो ये लो, ये करके दिखाओ ज़रा, ये 20 और 10, हाँ ये करके दिखाओ। अब देख रहे हो, अब इन डॉट्स को मिलाओ तो ग्राफ आएगा, तो दिस इज द ग्राफ। इसलिए हम ये कहते हैं यहाँ पे ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, ये बात लिख लो। इन केस ऑफ ओमिक डिवाइस द स्लोप इज कांस्टेंट, ये एक्सप्लेनेशन में आएगी। आई वर्सेस ग्राफ, द स्लोप इज कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, therefore करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल। अब ये सब काम आएंगे, ऐसा मत समझना, ये सब काम आएंगे। ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे क्या है, कर्व अप है कर्व डाउन है, तो दोनों को डिस्कस करते हैं। आ जाओ रे आ जाओ, नोट करना है नोट करो नट। ये ग्राफ आपके पास ओमिक कंडक्टर के ग्राफ है, किसका ग्राफ है जी, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। अब अगला ग्राफ देखें, नॉन ओमिक का देख लो जी। गले में लाल टाई, ये पुराना गाना यार। जिस दिन तुझको देखूं ना, सांसें भी ले सकूं ना, तेरे संग लाके परी तेरे, जागी जागी अखियां, नया, जागी जागी रातियां, कैसे कटे कैसे काटे अखियां, तेरे संग लाके परी तेरे। अल्लू नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या है जी, नॉन ओमिक डिवाइसेस, गाने गाने याद आते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस में हमारे पास 2 है, या नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। कंडक्टर्स कंडक्टर्स, पहला कंडक्टर नॉन ओमिक के अंदर कब होते हैं, दोज कंडक्टर्स विच डज नॉट ओबे ओम लॉ, नॉट ओबे ओम लॉ। ओम लॉ को ओबे नहीं करता है। अच्छा, एग्जाम्पल बताएं सर, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले है जी आपके पास फिलामेंट बल्ब, डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। थर्मिस्टर डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। एंड 3 जो नाम है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एंड सेमीकंडक्टर डायोड, मैंने कहा था ये यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ग्राफ आएगा, लेकिन आगे हम सीखेंगे इसको इंशाल्लाह। अब यहाँ से दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब इनमें क्या रहता है, या तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, दोनों में नहीं है ना, ये दोनों इन्हीं के ग्राफ्स होते हैं नॉन ओमिक के। स्लोप कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी, स्लोप कांस्टेंट नहीं होता तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले फिलामेंट बल्ब की बात करते हैं, फिलामेंट बल्ब की बात करते हैं। फिलामेंट बल्ब, वाई द, अब ये इससे सवाल आया है बोर्ड में, मैंने कहा था वाई द आई वी कर्व फॉर फिलामेंट बल्ब इज कनकेव डाउन, कनकेव अप, ये चीज़ें पूछी गई है कि क्यों इनके लिए कनकेव अप होती है या क्यों इनके लिए कनकेव डाउन होती है। तो कनकेव डाउन होती है बेसिकली फिलामेंट बल्ब के लिए, क्यों नीचे की तरफ होती है, इसका कर्व क्यों कनकेव डाउन होती है। कनकेव ना बोलो यार, कनकेव तो फिजिक्स में वो दूसरे चैप्टर में चला गया।
कर्व इज डाउन। ये आपके पास फिलामेंट बल्ब की है, ये थर्मिस्टर की है। फिलामेंट बल्ब में आईवी कर्व डाउनवर्ड क्यों होती है, कर्व डाउन क्यों होती है, ये ऐसा सवाल पूछा गया है पुराने बोर्ड के पेपर में बोर्ड के पेपर में। या यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। वाई द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट बल्ब इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्यों होती है, ये सवाल मैं आखिर में बताऊँ तो अच्छे समझ आएगी, अभी नहीं बताता। अभी ज़रा मैं वैल्यूज़ के साथ आपको वो करना है, वैल्यूज़ के साथ आपका मैं क्वेश्चन जो डाउट है वो हल करूँगा, क्योंकि वैल्यूज़ में ओम लॉ हम यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, तीनों चीज़ें आनी चाहिए। चल, रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे वोल्टेज आ गई भाई। अब यहाँ पे वोल्टेज चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन ओमिक है तो वोल्टेज रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, वोल्टेज तो चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। और करंट की बात यहाँ करेंगे। अब देखें ये बात, यहाँ से गौर से देखना, मैंने रेजिस्टेंस 5 ओम रखी, वोल्टेज भी 5 ओम रखी, तो करंट कितना आया, V/R होता है ना, हाँ सर, तो 5/5 यानी 1 एम्पियर करंट आया। ठीक है सर, आगे बात करें, नेक्स्ट देख ले। वोल्टेज को मैं 6 ओम रखता हूँ, 6 ओम वोल्टेज रखता हूँ, नहीं रेजिस्टेंस को 6 वोल्ट रख देता हूँ, और वोल्टेज को 12 वोल्ट बढ़ाता हूँ। यार सर यहाँ पे वोल्टेज लिखो ना, हाँ गलती होगी बच्चों, 12 वोल्ट लिखता हूँ। तो करंट देखे कितना हो रहा है, करंट कितना हो रहा है। अब आपने काफ़ी प्रीवियस ग्राफ है उसको भी देखें, यहाँ पे भी देखें, करंट यहाँ बढ़ रहा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा होगा, बहुत कम बढ़ रहा होगा। यही मैं कह रहा हूँ, ये ग्राफ में ऊपर तो जा रहा है लेकिन देखो नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ये वोल्टेज होती है, यहाँ पे करंट होता है, नीचे की तरफ कम, नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ऊपर कम जा रहा है, तो इसी को कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 12 और डिवाइड बाई 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर आ गया। और सुनो, और सुनो, 7 ओम हमने रख दिया, 21 वोल्ट यानी कि वोल्टेज रख दी। अब क्या आ रहा है, देखो करंट कितना आएगा, 21/7, 7 3 ज़ा 21, 3 एम्पियर। देखिए वहाँ पे 20, अब पीछे वाला ग्राफ देखें आप, जब 20 वोल्ट वोल्टेज हो गई थी तो करंट 4 एम्पियर बढ़ गया था। यहाँ पे 21 वोल्ट पे 3 बढ़ा है, कम बढ़ा है ना, मैंने कहा था बढ़ेगा तो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। और सुन, 8 ओम के देखते हैं, तो यहाँ से मान ले 32 वोल्ट वोल्टेज बढ़ा दी हमने, तो कितना आया, I = 32/8, 4 एम्पियर। तो देखो वहाँ पे 4 एम्पियर कितने वोल्टेज के बाद बढ़ा था, 20 वोल्टेज पे, जब 20 वोल्ट वोल्टेज होगी तो 4 एम्पियर बढ़ा था। यहाँ पे 32 वोल्ट पे 4 एम्पियर बढ़ रहा है, मतलब बहुत कम बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है। समझ गए कितना बढ़ रहा है, बहुत कम। क्या कहिए, यहाँ पे 8 ओम पे 32 से कितना चला गया, 4 एम्पियर हो गया। तो मतलब आप देख रहे हो कि कितना कितना फ़र्क आ रहा है। तो आप इसका ग्राफ यूं बनाओगे, अगर बनाना चाहोगे तो इस तरह बनेगा, कनकेव डाउन होगा, देखो कि नीचे कर्व डाउन होगी। कर्व डाउन कैसे होती है सर, एक कर्व अप वाली बात में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ग्राफ बनाने के बाद आप ये जो रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखा है इसको देखते हुए आप वो कर सकते हो, चला सकते हो। तो मेरे बच्चों देखना, कुछ यूं होगा, यहाँ पे इस तरह चलेगा, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनेगा। देखना इस, देखो रेजिस्टेंस को मत छेड़ना, रेजिस्टेंस इज जस्ट स्लोप, रेजिस्टेंस स्लोप है। तो स्लोप कब बढ़ता है, स्लोप कब होता है, कब होता है, जब कर्व डाउन होगा ना, कर्व डाउन होगा उस वक्त आपके पास स्लोप डिक्रीज कर देता है, स्लोप डिक्रीज हो जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि स्लोप डिक्रीज का मतलब है आपका जो स्लोप था 1/R था ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी। भाई स्लोप डिक्रीज है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि स्लोप और रेजिस्टेंस फिर आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सुनना सुनना सुनना, स्लोप और रेजिस्टेंस आपस में फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर मैं कहूँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। अब आप देख लें यहाँ पे आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है, 5 से 6 हो रही है, 6 से 7 है, 7 से 8 हो रही है, लेकिन बढ़ नहीं रही है रेजिस्टेंस। सुनो, जहाँ पे आप रेसिप्रोकल करोगे ना रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ तो रही है, दिखाई पड़ रही है ना आपको। तो यहाँ देखो स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी, बस यूँ समझो आप, बाकी उसमें ना जाए। तो यहाँ पे अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, आ जाओ आ जाओ 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 जाओ। 1 2 3 4 हो रहा है ना करंट, तो इधर लिखो 1 2 3 और गैप बराबर रखना 3 4।
अच्छा, अब इसका भी गैप बराबर रखना होता है, आपको पता नहीं ऐसे ऐसे डाल दो कि गलत हो जाओगे, 5, 12, 21, 32 नहीं करना, फिर तो सीधी लाइन ही आएगी आपकी। तो आपने ऐसा रखना है, बराबर रखनी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसा कर दो। अब सुनो, गैप बराबर रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे सुनने, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब सुन, 5 पे 1 था, 5 पे 1 था ना, तो यहाँ पे आएगी, यहाँ तो ठीक लगा आपको। 12 पे 2 है, 12 कहाँ पे आएगा, 10 से थोड़ा आगे, ये 10 है ना, 11, 12, 12 पे 2। और सुन, 21 पे 3 है, 21 किधर है, 20, 21, 21 यहाँ पे होगा, 21 पे 3, 21 पे 3 ये। फिर सुन सुन सुन, 32 पे 4 है, 32 किधर होगा, यहाँ पे होगा, 32, 32, 32, 32, 32। हाँ देख देख भाई देख, कर्व डाउन हो रहा है, कर्व डाउन हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो स्लोप इज डिक्रीजेस, कर्व डाउन। यहाँ पे ये बात लिखोगे, आई वर्सेस वी इज नॉट स्ट्रेट लाइन, आई वर्सेस वी कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन, कर्व डाउन बिकॉज, यहाँ पे लिखोगे स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। भाई मैंने ये नोट्स में लिखी हुई है। अच्छा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मैंने कहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, देयरफॉर आई वर्सेस वी कर्व इज कर्व डाउन, कर्व डाउन हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है इसलिए। तो ये फिलामेंट बल्ब के लिए था। तो फिलामेंट बल्ब से पूछ भी लेते हैं क्यों है, तो आप ये बोलोगे कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इस वजह से हो रहा है। और यहाँ पे ये वैल्यूज टेबल लिखते हो तो और अच्छे। आगे चलते चलते इसको थोड़ा प्रेजेंट करो, मैंने प्रेजेंट दिया हुआ है, आप टेंशन मत लो। अब थर्मिस्टर की तरफ आते हैं। थर्मिस्टर में क्या होता है वो देख लें। थर्मिस्टर उसी तरह का है, मैं इधर से ही बना दूँ थर्मिस्टर का, चलो अलग बनाता हूँ, इधर बना ले सर, इसी में ही बना ले। देखें, उसमें भी रेजिस्टेंस, वोल्टेज सब कुछ रखना है, थर्मिस्टर का भी, समझ गए हो। बस थोड़ा सा है। थर्मिस्टर में आप देखें, रेजिस्टेंस को भी रखना है और साथ साथ वोल्टेज और एम्पियर सबको रखना है। रेजिस्टेंस हम देखो, मान ले शुरू में 1000 रखते हैं, 1000 ओम रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज को हम 1 वोल्ट रखे हैं, 1 वोल्ट रख दिया, तो करंट कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 1000, देखो 1 डिवाइड बाई 1000, 1000 देखो 1 डिवाइड बाई 1000 का मैं समझाता हूँ आपको। 1000 जो है इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, इसको ऊपर ले आओ -3, तो कितना होगा 10 की पावर -3, यानी कि 1 आएगा साथ में, 1 -3 को मिली बोलते हैं, तो 1 मिली एम्पियर बोल सकते हो, ये इसकी यूनिट है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसको 1 मिली एम्पियर लिखोगे। अब कम करो, रेजिस्टेंस कम करो, रेजिस्टेंस कम होती है इसमें वैसे, तो वोल्टेज को बढ़ाओ, 2 वोल्ट किया, वोल्टेज 2 वोल्ट किया, अब कितना आएगा, अब इसको करने से आपका जो करंट है वो डायरेक्ट अगर लिखे तो 4 मिली एम्पियर तक आ जाएगा। देखो 2 डिवाइड बाई क्या करोगे 500, कैलकुलेटर में करो ना तो आपका आंसर आएगा 0.004 आएगा। तो इसको आप 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लिख सकते हो, यानी कि 4 मिली एम्पियर। पहले 1 मिली एम्पियर था, अब 4 हो गया, तो करंट बढ़ रहा है, एक तरह से करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर 200 करोगे तो 15 मिली एम्पियर आएगा, यहाँ से 200 ओम कर दो, तो यहाँ पे वोल्टेज 3 वोल्ट कर दो, तो अब इसको डिवाइड करोगे ना 15 मिली एम्पियर आएगा। डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर अगर वोल्टेज को मजीद इसको 100 करो यार, देखो टाइम नहीं है इतना, इसको 100 कर देते हैं, वीडियो बहुत लेंथी चली गई। यहाँ से इसको 4 वोल्ट कर दो, तो अब देखोगे तो ये 40 मिली एम्पियर तक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 40 मिली एम्पियर। अब इसका ग्राफ देखो, आ जाओ, अब ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर। यहाँ देख लो, अब वोल्टेज को क्या करना है आपने, 1 2 3 4 करके बढ़ाना है 1 2 3 4 करके बढ़ाया, देख 1 2 3 4 वोल्टेज हिसाब से। करंट देखो 1 से किधर गया, 4 पे गया, 4 से 15 पे गया, लेकिन मैंने कहा ना करंट का वो आपने बराबर रखना है। क्या बराबर रखना है, तरतीब बराबर, डिवीजन बराबर। 5 10 15 20 25 30 40, चल बराबर हो गया, आ जाओ। अब देखें, मैंने कहा जब ये
1 वोल्ट था तब ये 1 मिली एम्पियर था। भाई ये 5 मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर यहाँ कहीं होगा, देख बिल्कुल। जब ये 2 वोल्ट हुआ तो 4 मिली एम्पियर बढ़ा, 2 वोल्ट हुआ 4 मिली एम्पियर, 2 वोल्ट हुआ, 2 वोल्ट ये 4 मिली एम्पियर जहाँ पे आएगा। जब ये अब देखिए एकदम बढ़ जाएगा, फिर जब ये 3 वोल्ट हुआ 15 वोल्ट एम्पियर, 3 वोल्ट 15 यहाँ पे गया, फिर ये 4 वोल्ट हुए 40 इधर गया। तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज का मतलब है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, बस ये लिखो, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो आप ये ग्राफ भी लिख सकते हो, दिस इज़ द फिलामेंट बल्ब का ग्राफ आ गया। और लास्ट वाला है आपका, बस उसी पे करते हैं, उसका कोई टेबल बनाना नहीं है, आपने डायरेक्ट समझना है, ठीक है भाई। शुरू में मैंने टाइम लगाया इस वजह से ताकि आपको वहाँ समझ अच्छे से आएगी। लास्ट वाला देख ले, लास्ट वाला लास्ट है हमारे पास जीनर डायोड या सेमी कंडक्टर डायोड, सेमी कंडक्टर डायोड। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास I वर्सेस V कर्व ही होता है, I वर्सेस V कर्व ही होता है, लेकिन इसका जो ग्राफ है नीचे भी आ जाता है इस तरफ, यहाँ V है तो यहाँ नेगेटिव V होगा। अब ये क्यों होगा पूछना नहीं है, यहाँ पे आपका लेवल नहीं इस चीज़ का, तो यहाँ इसका ग्राफ बस यूँ आता है, ये समझिए इधर से यूँ ये ऐसे जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ भी होता है। तो बस यूँ समझना मेरे बच्चों, यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे भी करंट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, और आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज, ये मैंने लिखा है नोट्स में, आफ्टर सर्टेन वोल्टेज ये 0.7 वोल्ट होता है अगर ये सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन का डायोड हो तो इसके लिए। इतनी वोल्टेज के बाद एवलांच ब्रेकडाउन होता है। एवलांच ब्रेकडाउन मतलब बहुत सारे, मैंने कहा था सेमीकंडक्टर्स में से शुरू में ये करंट फ्लो नहीं करता, जब फ्लो करने पे आए ना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो आप लिखोगे आफ्टर सर्टेन वोल्टेज एवलांच ब्रेकडाउन विल हैपन। एवलांच ब्रेकडाउन उसको कहते हैं, एवलांच कहते हैं तोदे को, जैसे बर्फ़ का एक टुकड़ा छोटा सा आप लेते हो, उसको आप रोल करते जाओ तो वो बर्फ़ अपने साथ और लपेटता जाता है, वो टुकड़ा बहुत बड़ा बनता है, तो वो एक एवलांच बनता है, बर्फ़ानी तोदा बोलते हैं उसको। उसी तरह यहाँ पे भी एक करंट टूटेगा, फिर वो अगले को तोड़ देगा, फिर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली करंट विल इंक्रीज, एकदम से बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज होता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर भी आपके पास I वर्सेस V ग्राफ कांस्टेंट नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।